हेलो दोस्तों। जैसे आपको पता है कि मैं तमिलनाडु की 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से ये सीरीज चल रही है और इसी का मैं एक और लेक्चर लेके आ गया हूँ। जैसे हम चैप्टर 5th में हैं और कल हमने इन्फ्लेशन के बेसिक्स को समझा था थोड़ा बहुत, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल का थोड़ा बेसिक रिविजन कर लेते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है। जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन क्या होती है, जनरल राइज इन प्राइस होता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स में। कौन से टाइप की इन्फ्लेशन होती है? क्रीपिंग होती है, वॉकिंग होती है, गैलपिंग होती है। गैलपिंग को हम क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे हमने कहा कि डिमांड पुश होती है, एक कॉस्ट पुल होती है। एक कॉस्ट पुश होती है, एक डिमांड पुल होती है। दो टाइप के इंजन होते हैं जो इन्फ्लेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है, दो टाइप के आपने समझ लिए। अब आगे चलते हैं इसके क्या है। अब एक टूल मान लो, जब मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन, तो ये क्वेश्चन बनता है कि इन्फ्लेशन से डेटर को फायदा होता है या क्रेडिटर को? डेटर को फायदा होता है या क्रेडिटर को? ये एक स्टेटमेंट थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। डेटर को फायदा होगा या क्रेडिटर को? क्रेडिटर मतलब जिसने पैसे दिए और डेटर मतलब जिसने उधार लिए। ठीक है, डेटर है। अब मान लो सिचुएशन अभी नॉर्मल है, 6% इन्फ्लेशन, 6% इन्फ्लेशन चल रही है बाजार में, मार्केट में, और क्रेडिटर ने डेटर को डेप्थ दिया। 50,000 का, मान लो 50,000 एट द रेट ऑफ 7% से 7%। अब डेटर को चुकाने हैं पैसे, लेकिन एक साल के बाद इन्फ्लेशन 8% हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया 8%, और डेटर चुकाएगा 50,000 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेगा 50,000। जब डेटर ने बोरो करे थे तब 50,000 की एक वैल्यू थी, 50,000 की एक वैल्यू, समझो 50,000 की इसलिए वैल्यू थी क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन कम थी। लेकिन जब ये रीपे करेगा अपना प्रिंसिपल अमाउंट, जब इन्फ्लेशन रेट 8% में पहुंच गए, तो उस 50,000 की वैल्यू वो ओरिजिनल 50,000 की वैल्यू नहीं थी। मतलब ठीक है, डेटर को तो फायदा हो गया क्योंकि उस टाइम पे 50,000 की परचेजिंग पावर अच्छी खासी थी। लेकिन जब एक साल बाद इसने रीपे करे क्रेडिटर को, तो यार उसकी परचेजिंग पावर 50,000 की गिर गई क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो 50,000 कम चीज आपको खरीद के देगी, लेकिन जब महंगाई कम थी तो 50,000 आपको ज्यादा चीज खरीद के देगी। 50,000 में वो एक साल पहले जब इन्फ्लेशन 6% था तो वो पीएस खरीद सकता था, लेकिन एक साल बाद 8% इन्फ्लेशन होने के कारण 50,000 जब क्रेडिटर के पास वापस आएगा और उसे पीएस खरीदना होगा तो वो पीएस नहीं खरीद पाएगा क्योंकि पीएस की वैल्यू 70,000 हो गई है। सिंपल। ठीक है, तो यहां पे जब इन्फ्लेशन हो तो डेटर को फायदा होता है, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं डेटर के लिए, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं डेटर के लिए। और इसके लिए नॉट एन एक्यूरेट सिचुएशन और नॉट एन एप्ट सिचुएशन कह सकते हैं, नॉट एन एप्ट सिचुएशन। इसके लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इसके लिए ये डील प्रॉफिटेबल है क्योंकि जब ये रीपे भी कर रहा है, अब 50,000 की वैल्यू वो नहीं रहेगी जब इसने बाय करा था, तो इसके लिए वो प्रॉफिटेबल है, पर इसके लिए वो लॉस है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन में डेटर और क्रेडिटर को कैसे फायदा और नुकसान होता है, अब दूसरी टर्म, जैसे हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, ऐसे इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ा, उसी का ऑपोजिट टर्म है डिफ्लेशन। ये होता है जनरल राइज इन प्राइस, ये होता है जनरल फॉल इन प्राइस। अब ऐसा डिफ्लेशन क्यों होता है इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन तो हम समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिमांड नहीं कर रहा और प्राइसेस गिर रहे हैं, अभी आपके पास पैसा भी नहीं है, प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। अब
अगर प्राइसेस मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, तो मैं अपनी परचेजेस को होल्ड करूंगा, मैं अपनी परचेजेस को अभी नहीं खरीदूंगा। क्यों? मान लो मेरे को जॉर्डन्स बहुत पसंद आए जूते, अगर उसका प्राइस आज 50,000 है, अब मेरे को पता चला कि यार 3 दिन बाद 48,000 हो गया, 3 दिन बाद 48,000 होगा, अभी मैं होल्ड करूंगा, मैं अभी नहीं 48,000 का खरीद लूंगा। मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूं कि यार हो सकता है कि थोड़ा और वेट करता हूं, ये 48 का शायद 40 हो जाए। ठीक है, मैंने स्पेकुलेट करा, मैंने कहा चलो होल्ड करते हैं परचेजेस पे, अभी होल्ड नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने होल्ड करना शुरू करा तो जनरल इकोनॉमी भी होल्ड कर रही है अपने परचेजेस को, प्राइसेस और गिर जाएंगे क्योंकि हम अभी डिमांड को होल्ड कर रहे हैं। होल्डिंग आर डिमांड, होल्डिंग आर डिमांड। जब हम डिमांड को होल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन कम होती जा रही, कम होती। अब जब हम होल्ड कर रहे हैं डिमांड में, तो प्रोड्यूसर के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूसर के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है प्रोड्यूस करने का, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। तो ये एक सर्कल बन जाता है, ये एक सर्कल बन जाता है कि यार डिमांड नहीं हो रही, हम अपने होल्ड कर रहे हैं परचेजेस को, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन भी फॉल डाउन कर रही है। जब प्रोडक्शन फॉल डाउन करेगी तो जीडीपी ऑटोमेटिकली फॉल डाउन कर जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी ट्रबल डाउन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक फ्लैटर कर्व में आ जाएगा, मतलब ग्रोथ नहीं शो करेगा। ये होता है डिफ्लेशन, ये होता है डिफ्लेशन। काफी टाइम डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है या एक इन टूल यूज करती है जिसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट को लगता है कि यार एक पुश देना है, कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है अगर इकोनॉमी में, ताकि वो ग्रोथ करे, तो क्या हो सकता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में वो पंप इन करती है मनी, वो पंप इन करती है। जैसे हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखा था, तो पंप इन करने का मतलब क्या है? पंप इन करने का मतलब क्या है कि यार वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लेगी, पैसा डाल देगी, या टैक्सेस को स्लैश डाउन कर देगी ताकि लोगों के पास पैसा रहे, ताकि वो परचेस कर पाए। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या है कि एक तो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपेक्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अभी आप इतना समझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि मान लीजिए कोई फ्लाईओवर वगैरह बनाना शुरू कर दिया या बुलेट ट्रेन बनानी शुरू कर दी, तो वो पैसा जब पंप इन करेंगे तो ऑब्वियसली लेबर को भी पैसा मिलेगा जो इसमें इन्वॉल्व होगा। इसका बड़ा अच्छा चीज का यूज जो यू करता है वो चाइना करता है। चाइना क्या करता है? डिस्ट्रक्टिव करता है, डिस्ट्रक्टिव कैपिटलिज्म में बिलीव करता है। डिस्ट्रक्टिव कैपिटलिज्म क्या होता है चाइना में? चाइना हर 4 से 5 साल बाद अपने जो इंफ्रा होता है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। मतलब अगर रोड बनी हो तो तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? ताकि वो रिपेयर होगी तो क्या होगा? इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, लेबर को दोबारा वेज स्पाइरल हमने कल पढ़ा था, दोबारा वेजेस मिलेंगे, वो दोबारा डिमांड करेगा, तो इकोनॉमी दोबारा बूम होती है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कैपिटलिज्म, जो चाइना अडॉप्ट करता है, इंडिया में नहीं होता। अब ये कैपेक्स का एक्सपेंडिचर करा तो पैसा आया, पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन हटेगी। दूसरा, टैक्सेस को कट डाउन करना, टैक्सेस को कट डाउन करना ताकि लोगों के पास पैसा रहे, ताकि लोगों के पास पैसा रहे तो वो डिमांड करे। तो ये डिफ्लेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये डिफ्लेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक और टर्म पे जो है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? डिसइंफ्लेशन देखो, disinflation is not fall in prices of goods, it's about slowing down the rate of growth, slowing down the rate of growth, slowing down the rate of growth। जैसे एग्जांपल देता हूं, रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे मान लो टोमेटो है, टोमेटो नहीं, मैगी है। ठीक है, मैगी है, मैगी का 2013 में प्राइस था 10, 2014 में इसका प्राइस बढ़ा 11 और 15 में 12। तो इनिशियली
इनिशियली ये रेज हुआ कितने से? 10% से। फिर कितने से रेज हुआ? 1/11 इंटू 100, अप्रॉक्स 9% से, अप्रॉक्स 9% से। तो दो प्राइस देखो बढ़ा, प्राइस यहां से बढ़ रहा है, 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, प्राइस बढ़ा, लेकिन रेट जो है वो कम से स्लो डाउन से हो रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग एट अ स्लोइंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। जैसे पहले 10% पे बढ़ा, फिर अब 9% पे बढ़ा, फिर आने वाले टाइम पे 8, 6, 5, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन ग्रोथ रेट कम है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये टर्म होता है डिसइंफ्लेशन का। आई होप आपको ये टर्म समझ आ गए होंगे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, चाहे वो डिफ्लेशन हो, डिसइंफ्लेशन हो, या फिर डेटर या क्रेडिटर को क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट था इन्फ्लेशन को लेकर। जीडीपी डिफ्लेटर हम पहले कवर कर चुके हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज अनदर टूल, जो आप इन्फ्लेशन आप उससे मेजर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए होता है। तो वो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है, कितनी नहीं हुई है। ठीक है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट था, ये सारा कॉन्टेक्स्ट था। देख लेते हैं कुछ पीपीटी में और क्या है। देखो, जैसे इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, a sustained increase in the general price level of goods and services, whereas deflation a sustained decrease in the general prices, decrease in the general prices. Impact, inflation erodes purchasing power, obviously currency की purchasing power कम हो जाती है। deflation leads to economic stagnation, जब ग्रोथ ही नहीं हो रही होती तो मैंने कहा फ्लैटर कर्व में आ जाता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ग्रोथ नहीं जा रही, जैसे ये इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी को मैं बोलूं तो ग्रोथ ऐसे जा रही है, लेकिन अगर डिफ्लेशन हुआ तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता। ठीक है, चलते हैं मैनेजिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहले इन्फ्लेशन को मैनेज करने का क्या तरीका है? फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन यूज टैक्सेस एंड स्पेंडिंग टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड। अगर पैसा बहुत ज्यादा या इन्फ्लेशन हाइपर हो रहा है तो आप टैक्सेस को इंक्रीज कर दो, टैक्सेस को इंक्रीज कर दो, या फिर आप क्या करो, अपने बॉन्ड्स को सेल आउट कर दो ताकि लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाए, लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाए। वेज एंड प्राइस कंट्रोल, टेम्परेरी लिमिट्स ऑन द राइज ऑफ वेजेस, वेजेस को लिमिट कर दो अपने। कंट्रोल मनी सप्लाई, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को आप कम कर दो, वही स्क्वीज आउट करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे टाइप के हमने कराया था, या फिर स्टरलाइजेशन हमने जो पढ़ा था वैसे। रेज इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे, यहां पर रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे तो लेंडिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। जब लेंडिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कोई डिसेंट कैपिटलिस्ट होंगे या फिर जो आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर होगा, वो बोरो करने में नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो वो भी बोरो नहीं करेगा। जब बोरो नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो किसी के पास पैसा नहीं आएगा, लेबर वाले के पास, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं होगी इकोनॉमी में, और जब डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप नॉर्मल रिटर्न में पहुंच जाएगी। जो क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड करा है आरबीआई में, 2% टू 6% का ब्रैकेट में इन्फ्लेशन रहे। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फ्लेशन वगैरह पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं।